नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश में शुक्ला। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल मैं भी यूट्यूबर में। और गाइस, आज हम जो बात करेंगे वो केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि लेक्चर है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब इसका मतलब क्या है उसे समझ लेते हैं, फिर इस अंग्रेजी को समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। देखो, सिंपल सी बात है। अगर मैं ये ग्राफ से समझना ध्यान से, बहुत ही मैंने क्या किया, टाइम का और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, टाइम 0 पे जो मेरी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। और जैसे ही टाइम आगे बढ़ रहा होगा तो मेरी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट रही होगी, इसका मतलब रिएक्टेंट मेरा खत्म हो रहा होगा। सिंपल सी बात है ये। तो ये कुछ ग्राफ इस तरह बनेगा इसका, ठीक है। अच्छा, टाइम 0 पे ही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? सिंपल सी बात है, 0 होगी। जैसे मान लो दिस इज अ रिएक्शन, एक रिएक्शन मेरे पास में, ये बन रहा है। तो टाइम 0 पे ये मेरा मैक्सिमम होगा और ये बिल्कुल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ये, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम टी बराबर टी पे आते हुए मैक्सिमम से मिनिमम होता जाएगा, ये ख़त्म होता जाएगा और ये मेरा फिर बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो टाइम टी बराबर 0, प्रोडक्ट क्या है? 0 है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, दोनों प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। इसका देखो, टाइम बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो मैंने कहा ये ऐसे बढ़ रहा है, इस तरह से, ठीक है। ऐसे बढ़ रहा है मेरा ये। तो ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ हुआ इस तरह से, ऐसे बताया मैंने, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट के लिए था और ये रिएक्टेंट के लिए था, ठीक है। अब इसी के बारे में पढ़ते हुए हमने कहा कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है मेरा, ये रेट को कैसे अब अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि हम ओवरऑल तो रेट के बारे में पढ़ रहे हैं पूरे चैप्टर में, काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब ये पूरा ग्राफ जो है ये रेट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो समझते हैं, आ जाओ। तो इसके लिए दैट हाउ दिस मीन्स, हाउ दिस चेंज इन concentration of reactant and change in concentration of product affect rate of reaction, कि ये रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे अफेक्ट कर रहा होगा ये देखते हैं। बिकॉज अगर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट कुछ भी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब रेट बढ़ेगा घटेगा कुछ नहीं, याद होता है, ठीक है ना। अब वो क्या होगा कैसे होगा वो समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हमारे पास एक टूल आया, उसका नाम था लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। पहली बार इसके ऊपर स्टडी हुई लॉ ऑफ मास एक्शन पे, और जो स्टडी दी गई थी ये दी गई थी, ये कोई गुलबर्ज थे, ठीक है, और वागे साहब थे कोई, उन्होंने स्टडी दी थी इसके ऊपर इन 1967, 1967 में, 1867 लिख लो भाई, 1867 है, ठीक है। तो उन्होंने ये थ्योरी लाई लॉ ऑफ मास एक्शन की। अब ये थ्योरी बोलती क्या है ये समझ लो, सिंपल सा। देखो, अंग्रेजी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिंपल सी बात कहूँगा। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन दे रखी है कोई भी, कि ए, कैपिटल ए, बी गिव्स आउट प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा इस तरह लिखा हुआ है, क्लियर है बात। अच्छा, तो इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है देखते समझते हैं, इसको समझ लेते ध्यान से। इसने कहा कि जो आर होगा, जो रेट होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ठीक है ना, किसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ए है और बी है, तो ये लिख दिया मैंने, ए कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, और अगर एक और आ गई रिएक्टेंट तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से आके, सिंपल बात, ठीक है। और इस रिएक्टेंट ए की मेरी कोफिशिएंट क्या है बताओ, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? इसका ए है और इसका क्या है? बी है, तो वो इसकी पावर बन जाएंगी। तो ये बन गया ए और ये बन गया बी, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे हो गया। जैसे अगर और समझना है ढंग से तो ऐसा समझ लो, आपके पास दे रखा है N2H2 गिव्स आउट अमोनिया, ठीक है। अब तुम्हें इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है, तुम इसे कैसे लिखोगे? देखो, तो पहली बात, सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले तो रिएक्शन को अपना बैलेंस कर लो। तुम्हें मैंने हर लेक्चर में समझाया ये, तो बैलेंस कर लेते आ जाओ। तो N2 क्या है? 2, 3 आ गया, क्लियर। तो रेट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? N2 के और H2 के। N2 की स्टोइकियोमेट्री 1 ऊपर आ गई, H2 की स्टोइकियोमेट्री 3 यहाँ आ गई, क्लियर बात हो गई भाई, ठीक है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन है।
तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या कहा कि ये किस लिए था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज क्या अफेक्ट करेगा रेट पे। तो वो इस तरह बताया इसने लॉ ऑफ मास एक्शन ने, जो गुलबर्ज और बागे साहब ने बताया इसके बारे में। अच्छा, अब आप जानते हो अगर मैं ये हटाऊँ प्रोपोर्शनलिटी साइन तो एक मेरे पास कांस्टेंट आता है, तो आगे के ए की पावर ए बी की पावर बी, बहुत साफ है, ठीक है। और यहाँ से मेरा एक कांस्टेंट आ जाएगा आर इक्वल टू के N2 और H2 की पावर 3। बहुत ही सिंपल सी बात है, ख़त्म। दिस इज योर लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो इसकी आप अंग्रेजी क्या लिखोगे, ठीक है। तो इसकी आप अंग्रेजी क्या, ये के है, ये दिस के इज नॉन एज, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन, और ये के होता है रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या दिखा रहा है ये कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये आपने देख लिया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन बता रहा है आपको, क्लियर, ओके। सो ये होता है के होता है आपका रेट कांस्टेंट, ठीक है ना। इसमें आप प्रोडक्ट का कुछ नहीं रखते इसमें आप, ठीक है ना, प्रोडक्ट का इसमें आप कुछ भी नहीं रखते, हमेशा आप रिएक्टेंट करोगे चलोगे हमेशा, सिंपल बात है ये। अच्छा, अब इस रेट कांस्टेंट को बोलता है कि रेट कांस्टेंट क्या होता है वो समझा दो भाई साहब। देखो के इक्वल टू कौन होता है, के इक्वल टू क्या आएगा आर अपॉन ए की ए बी का बी, या जाएगा के इक्वल टू। तो बताओ के को आप क्या बोलोगे, कैसे आप डिफाइन करोगे रेट कांस्टेंट को। तो रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। क्या बोलोगे आप, देखो बहुत समय रटने की जरूरत नहीं है यार। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of reactant is taken as unity मतलब 1। जब इसे 1 ले लेंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट कहलाएगा वो, सिंपल सी बात है, ख़त्म। मतलब क्या ध्यान समझो ना यार, के इक्वल टू आर बाई यहाँ से हो गया। अगर तुम इसको 1 रख दो, रिएक्टेंट को ही 1 कर दो, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा आर के बराबर। अगर ये 1 हो जाएगा तो इस पूरे को 1 कर दो, रिएक्टेंट खत्म हो गया, तो आर इक्वल टू क्या, मतलब क्या, इट इज डिफाइंड एज, के इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इज टेकन एज यूनिटी। रिएक्टेंट के यूनिटी कर दो, आ गया आपका रेट कांस्टेंट आराम से खत्म, ठीक है। अच्छा, तो आपकी ये बात हुई रेट कांस्टेंट के ऊपर लेके, ठीक है ना। अच्छा, तो गाइज आपका ये लॉ ऑफ मास एक्शन हुआ, समझ आया आपको, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हमारा एक और टॉपिक आता है, वो होता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो गाइज इसके लिए सिंपल सा काम क्या करना है आपको, आप चाहो तो यहाँ पे अपना रेट की वैल्यू वो डाल दो। रेट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम का लेके, और कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ गया, तो ये इस तरह आप करोगे तो आपका जो आएगा ये, अगर आप कोशिश करोगे, कोशिश करना आप इस तरह से, तो आपका आएगा मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। ये तो गाइज़ अगर मैं रेट कांस्टेंट की अपनी वो निकालूं, जनरल एक क्या होती है, यूनिट क्या होती है, तो के इक्वल टू जानते हो आप, जैसे मैंने देखा था पीछे आर ए यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में। तो रेट होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन इज मोल पर लीटर एंड टाइम इज योर सेकेंड। तो ऐसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोल पर लीटर लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई, ए मोल 1 माइनस ए प्लस बी लीटर ए प्लस बी माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब ये ए प्लस बी क्या था आपका, इसके ऊपर जो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे इसके, ठीक है। अब गाइज इसमें एक हम चीज़ समझते हैं, क्या होता है हमारे पास में, ये हमारे पास एक टर्म होती है ऑर्डर। और ये ऑर्डर क्या होता है गाइज, समझना ध्यान से। ये जो इसके ऊपर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए प्लस बी, इन्हीं को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये ए प्लस बी मेरा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया इसके लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास रिएक्शन, जैसे सेम रिएक्शन मेरे पास में है, जैसे मेरे रिएक्शन कोई है मेरे पास में कि
वही सेम रिएक्शन हमारे पास में 3H2 गिव्स आउट 2 अमोनिया। तो इसके लिए अगर मैं ऑर्डर लिखता हूँ तो इसके लिए क्या लिखूँगा, R इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन N2 की पावर 1 H2 की पावर 3। तो इसका मेरा ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों को ऐड करो, 3 + 1 + 3 ये 4 आ गया। तो ये मेरा इसका ऑर्डर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो A + B है ये ऑर्डर है, ठीक है। तो मैं ऑर्डर को एक n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे किससे, n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 4 है, तो इसका मतलब क्या है, 4th ऑर्डर है। ये क्या है, 4th ऑर्डर है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं A + B की जगह पे n डाल सकता हूँ, बिकॉज मैं A + B को n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑर्डर को। अब तो ये मैं क्या लिखूँगा जनरल इसके लिए, मोल 1 - n लीटर n - 1 सेकेंड इनवर्स। ये मेरे K के लिए यूनिट आ गई, जनरल यूनिट जो होनी चाहिए, ठीक है, जनरल यूनिट। तो अगर जैसे कि मेरे पास अब कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताओ क्या होगी यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो बहुत ही सिंपल है गाइज, आप n की जगह 1 पुट कर दो और निकाल लो। तो मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो इसकी मेरी यूनिट क्या हो जाएगी, ये मोल 0 हो जाएगा, लीटर 0 हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स ये मेरा 1 होने जाएगा बिल्कुल, और मेरी यूनिट आ जाएगी सेकेंड इनवर्स के लिए, ठीक है। ऐसे अगर गाइस मैं सेकेंड यूनिट के लिए सेकेंड ऑर्डर के निकालो दोस्तों, तो वो मेरी क्या आ जाएगी फिर यहाँ से, मोल 1 - n को अब आप 2 रख दो, n को 2 रख दो, तो मोल 1 - 2 लीटर 2 - 1। इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड में, हमेशा बनेंगे क्वेश्चन आपके इसके। तो मोल 1 - 2 इज़ -1 लीटर इज़ 1 एंड सेकेंड इनवर्स, ठीक है। लीटर आपका 1 रहेगा यहाँ पे, ये +1, ठीक है, ये हो गया। ऐसे अगर मैं 0 ऑर्डर के लिए बात करूँ तो 0 ऑर्डर के लिए क्या बनेगी मेरी इसके लिए इक्वेशन, मोल 1 - 0 लीटर 0 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो दिस विल माई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये मेरी इसकी यूनिट हो गई 0 ऑर्डर के लिए, ठीक है गाइस। तो ये मेरा इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है जो मैं इस तरह से करता हूँ, ठीक है ना, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है उसे करते हैं, ख़त्म करते हैं उस क्वेश्चन को हम। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन क्या दिया है कि K इक्वल्स टू है 2.3 10 की पावर -5 और इसकी यूनिट है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। K 3.1 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स, K 9.3 10 की पावर -6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये दे रखा है मेरे को, ठीक है ना। अब मुझे कहा है इन सब की ऑर्डर निकालो, फाइंड आउट द ऑर्डर, हर एक का ऑर्डर निकालना है हमें, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हर रिएक्शन के हमें ऑर्डर निकालनी है। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे देख लो, ख़त्म हमें सॉरी फाइंड आउट द रेट यूनिट ऑफ रेट, फाइंड आउट द ऑर्डर निकालना है हमें इसका, ठीक है ना, ऑर्डर निकालना है हमें। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे वो देख लो, समझते हैं, आ जाओ ख़त्म करते हैं इसको हम। आपको K की यूनिट क्या होती है, K की यूनिट यहाँ पे दे रखी है इस तरह से, ये लीटर मोल इनवर्स है, ये सेकंड इनवर्स है, ये बहुत अलग अलग यूनिट है सारी, ठीक है ना। तो आपको ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर निकालने का तरीका क्या आपके सामने, अब क्या करना है, इन वैल्यू को छोड़ दो, आप खाली इसे देख लो, बस इसको देख लो। तो ये वाला देख लो तो क्या आएगा, लीटर मोल का इनवर्स और सेकेंड का इनवर्स, ठीक है। आपके पास में जनरल क्या, आपको जनरल पता है, जनरल यूनिट क्या आपके पास में, वो जनरल यूनिट क्या आपके पास में, मोल 1 - n लीटर n - 1 और सेकेंड इनवर्स, ख़त्म। ये दे रखा है आपको ना। अब क्या है, लीटर वाले को कंपेयर कर लो, किसी को भी एक उठाए कंपेयर करो, लीटर क्या है 1 है ऊपर में, और यहाँ लीटर में क्या है n - 1, तो n - 1 इक्वल्स टू 1 कर दो, तो n इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब कौन सा ऑर्डर हुआ इसका, सेकेंड ऑर्डर हो गया इसका, ठीक है, इसका सेकेंड ऑर्डर हो गया इसका मतलब, ठीक है। आप चाहे तो मोल वाले को कंपेयर करो, तो मोल क्या है -1 है यहाँ पे, यहाँ 1 - n है, तो 1 - n इक्वल्स टू -1, देन n इक्वल्स टू योर 2, वो भी ऐसे ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब ये वाला देख लेते हैं, इसका क्या है, सेकेंड इनवर्स है ना, तो इसका मतलब क्या है, मोल 0 होगा और लीटर भी 0 होगा और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो एक काम करो, 1 - n इक्वल्स टू 0 रख लो, तो n इक्वल्स टू 1 आ गया, तो क्या हो गया, 1 ऑर्डर हो गया ये। इसको देख लो, ये भी खत्म करते हैं मिनट से पहले इसको भी। तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, अब मोल को 1 - n देख लो, तो 1 - n इक्वल्स टू इसके ऊपर क्या है 1 इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू क्या जाएगा यहाँ से आपका 0, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 0 हो गया, ख़त्म गाइस, ये आपका क्वेश्चन था, ख़त्म।
बस इतना था आपका ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये क्वेश्चन थे आपके नकली से कुछ। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था कि रेट कांस्टेंट हमें दे रखा है, वो क्या दे रखा है 3 × 10⁻⁻² आवर इनवर्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है आपका। कह रहा बताओ इसका ऑर्डर क्या है, तो आप मेरे को कमेंट में बताना इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, कमेंट में बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेट कांस्टेंट के बारे में क्लियर। अब